अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है और आज हम पढ़ेंगे कि ओएसआई मॉडल क्यों बनाया गया और इसको बनाने की वजह क्या थी। डेफिनेशन में जैसे लिखा है कि एक फ्रेमवर्क बनाया गया जो कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ स्टैंडर्ड तौर पर कनेक्ट करता है। मगर कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी के दौरान ऐसे कौन से इशू आए उस वक्त 1984 में, यानी कि 1984 से पहले, जिसकी वजह से ओएसआई मॉडल बनाना पड़ा। 1984 में ओएसआई मॉडल बना और इशू 1984 से पहले के थे। तो हम पहले जाते हैं एज अ थ्योरेटिकली, जिसको आप थ्योरेटिकली भी समझ लें या लॉजिकल समझ लें। सपोज एक कंपनी है XYZ और उसमें अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है जिसमें दो सिस्टम्स पड़े हुए हैं जो कि IBM के बने हुए हैं। इसमें ओएसआई मॉडल को जो बनाने की वजह थी, इसके कुछ दो इशू हैं। दो इशू कुछ यूँ हैं कि जब ये एक दूसरे को डाटा सेंड करते थे, यानी कि IBM टू IBM फाइल्स को एक्सचेंज करते थे, तो इनकी जो फाइल्स इजीली एक्सचेंज हो जाती थी और ये एक दूसरे के डाटे को सेंड एंड रिसीव करते थे। IBM की डिवाइस से सेंड किया, IBM की डिवाइस से रिसीव किया, और जो सेकंड डिवाइस है उस सेंड किए हुए डाटे को मॉडिफाई कर सकती थी। तो इसका मतलब इनकी कनेक्टिविटी 100% श्योर होती थी। मॉडिफाई मतलब सेकंड पर्सन जब रिसीव किए हुए डाटे को एडिट करता है या उसके फॉर्मेट को चेंज करता है या उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करता है, इसको कहा जाता है कि डाटे को मॉडिफाई किया गया। नंबर सेकंड पे सेकंड इशू कुछ ये था कि जब आप कंप्यूटर्स लेते हैं या ख़रीदते हैं तो उसके कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जब IBM अपना कंप्यूटर बनाता था तो इसमें जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती थी, लाइक ये जो आपका कीबोर्ड, आपका ये माउस वगैरह, इन सब को पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। लेकिन जब 1984 से पहले IBM अपनी प्रोडक्ट बनाता था तो इसमें लगा जो इसका मॉनिटर होता था और ये जो CPU में जितनी इसकी अप्लाइंसेस होती थी, इसमें जो जो मदरबोर्ड आप कहते हैं, ठीक है, उसका जो मदरबोर्ड, इसका हार्ड डिस्क, इसकी जो फ्लॉपी ड्राइव, इसकी रैम वगैरह, ये सारी IBM की अपनी बनी हुई होती थी। और ये जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस थी ये सिर्फ IBM टू IBM ही कनेक्ट होती थी। उसी एक कंपनी में XYZ में एक सेल्स का डिपार्टमेंट है। सेल्स के डिपार्टमेंट में जो दो सिस्टम पड़े हुए हैं वो एप्पल के मैकिन्टोश हैं। जब मैकिन्टोश के कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे को फाइल्स एक्सचेंज करते थे तो ये एक दूसरे को एक्सचेंज की फ़ाइल को, यानी कि सेंड एंड रिसीव करते थे और डाटे को मॉडिफाई करते थे, तो इनकी कनेक्टिविटी और ये फाइल्स एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो 100% श्योर होता था। और सेकंड फेज़ जो मैंने आपको बताया कि जैसे IBM अपने प्रोडक्ट्स बनाता था, जब अपने प्रोडक्ट्स बनाता था तो एप्पल भी अपने खुद प्रोडक्ट्स बनाता था। IBM का जो जैसे मॉनिटर मैंने आपको बताया, इसी तरह एप्पल का जो मॉनिटर, एप्पल का ये जो CPU, एप्पल में CPU में लगी जितनी सी डिवाइसेस होती थी, इसका मदरबोर्ड, इसका हार्ड ड्राइव, इसकी फ्लॉपी ड्राइव और इसकी रैम वगैरह, और ये पेरिफेरल डिवाइसेस जितनी भी होती थी ये सारी एप्पल अपने खुद बनाता था और ये सिर्फ एप्पल टू एप्पल ही कनेक्ट होती थी। जब IBM का कंप्यूटर ने बातचीत करनी होती थी या फाइल्स को एक्सचेंज करना होता था मैकिन्टोश के साथ, या आप यूँ कह लें कि एक डिपार्टमेंट जो अकाउंट्स का था इसने बात करनी थी सेल्स के डिपार्टमेंट के साथ। अकाउंट के डिपार्टमेंट में IBM के सिस्टम पड़े हुए हैं और सेल्स डिपार्टमेंट में मैकिन्टोश यानी कि एप्पल के सिस्टम पड़े हुए हैं। जब इन्होंने एक दूसरे के साथ फाइल्स को एक्सचेंज करना होता था तो इनकी फाइल्स तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती थी, मगर ये एक दूसरे के किए हुए डाटे को रिसीव नहीं था कर पाते। डाटे को, इसका मतलब डिस्कार्ड हो जाता था, क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड डिफरेंट था। IBM अपना स्टैंडर्ड बनाता था, डाटे को सेंड भी करता था और यानी कि रीड और राइट करता था, मॉडिफाई करता था। इसी तरह एप्पल का भी अपना स्टैंडर्ड था डाटे को रीड एंड राइट करने का। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं थे करते और डाटा डिस्कार्ड हो जाता था, एक दूसरे को रिसीव नहीं थे करते डाटे को। इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ यूँ देता हूँ कि
आज के दौर में जो दो एक स्मार्टफोन है, एक सैमसंग का एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन है और लेफ़्ट साइड पे जो एप्पल का iOS वर्जन फ़ोन है। आपने इन दोनों के दरमियान एक MP3 की फ़ाइल को एक्सचेंज करवाना है और इनकी फिज़िकली ब्लूटूथ जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से इनमें ऐड होती है, जिसके थ्रू आपने इन दोनों के दरमियान डाटा को एक्सचेंज करवाना है। तो आप डाटा को एक्सचेंज नहीं करवा सकते क्योंकि ये एप्पल का डाटे को सेंड एंड रिसीव और रीड एंड राइट करने का अपना एल्गोरिथम है, अपना स्टैंडर्ड है। इसी तरह एंड्रॉयड का अपना एल्गोरिथम है डाटा को रीड एंड राइट और सेंड एंड रिसीव करने का। ये एक दूसरे को डाटा एक्सचेंज नहीं कर पा रहे फिजिकल ब्लूटूथ के ज़रिए, तो डेवलपर्स ने इसका एक हल निकाला। जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं उन्होंने देखा कि स्मार्टफोन दोनों हैं, इन्होंने सिर्फ एक फाइल्स को एक्सचेंज करना है, तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। लाइक आपने उनका नाम सुना होगा, ज़ेपिया और शेयरिट। इसके अलावा भी और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू आप डाटा को एक्सचेंज करवा सकते हैं एप्पल टू एंड्रॉयड। जब आप इन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए डाटा को एक्सचेंज करते हैं तो आपका डाटा एंड्रॉयड से एप्पल और एप्पल से एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि एक्सचेंज हो जाता है। आपने जो हेल्प ली है वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के लिए है। इसी तरह जब 1984 में OSI मॉडल आया तो IBM और एप्पल ने इस मॉडल को फॉलो किया और 84 के बाद अपने तमाम डिवाइसेस पे इस मॉडल के एल्गोरिथम को ऐड किया और फिर दोनों ने आपस में डाटे को सेंड एंड रिसीव किया। और उसके बाद जो बड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी पेरिफेरल डिवाइसेस का, वो भी मसला ख़त्म हो गया और आप हर वेंडर की बनी हुई प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको मैं इसकी एग्जांपल कुछ यूँ दूँ कि आपकी एक कंपनी है या आपका एक घर है या आपके ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपने एक छोटा सा नेटवर्क या छोटा सा इन्वायरमेंट बनाया हुआ है और उनमें जो आपने प्रोडक्ट्स ली हुई है डिफरेंट कंपनी की प्रोडक्ट्स को लेके आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है। लाइक आपको जो ग्राफिक्स का अच्छा रिजल्ट लगता है डिस्प्ले का, वो डेल के मोनीटर का लगता है। आपको जो फास्ट स्पीड लगती है वो HP के CPU के लगती है। आपको कैमरे का रिज़ल्ट पैनासोनिक का अच्छा लगता है। आपको रिज़ल्ट जो है, ठीक है, डिस्प्ले का रिज़ल्ट जो है, लाइक जो प्रिंटर का रिज़ल्ट वो कैनन का अच्छा लगता है। USB फास्ट स्पीड जो है वो आपको किंगस्टन की अच्छी लगती है। माउस जो है आपको कॉम्पैक्ट का अच्छा लगता है। कीबोर्ड आपको लिनोवो का, स्पीकर आपको ऑडियोनिक है, वायरलेस डिवाइसेस किसी और की। अब इन सबको यूज़ करते हुए एक ही कमरे में, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही टेबल पे बैठ के इन सबको अटैच करके यूज़ करते हैं। और आपका अब OSI मॉडल आने की वजह से ये सारे एक दूसरे के साथ अब कनेक्ट होते हैं और आप इनको यूज़ करते हैं। अब ये जो दो लैपटॉप लिए हैं ये बाउंड नहीं है कि लाजमी किसी IBM ही की हों या एप्पल की हों। आपने सपोज गूगल मेल के थ्रू किसी को डाटा सेंड करना है, या पिक्चर की फॉर्मेट में है या टेक्स्ट की फॉर्मेट में है या फाइल में, वो जिस किसी फॉर्मेट में है आप वो डाटा को सेंड करते हो। वो सेंड किया हुआ डाटा आपकी इन्हीं एप्लीकेशन लेयर से लेके फिज़िकल लेयर तक वो डाटा डेस्टिनेशन की 7 लेयर्स और सोर्स की 7 लेयर्स में डिवाइड होके अपर लेयर से लोअर लेयर तक और डेस्टिनेशन पे लोअर लेयर से लेके अपर लेयर तक वो डाटा रिसीव होता है। ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री OSI मॉडल की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।